Hi guys, do you want to crack the examination of RBI Grade B or NABARD Grade A and become an officer? ESI के बिना नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल सकते, फेज 1 भी नहीं निकाल सकते आरबीआई का। क्यों? क्योंकि जो जीए में इतने सारे करंट अफेयर्स आते हैं ना, वो ईएसआई से ही निकल के आते हैं। और नाबार्ड तो भूल ही जाओ, क्योंकि ईएसआई का स्टैटिक भी आता है फेज 1 में। तो मैम ये तो आपने प्रॉब्लम बता दी, सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन क्या है इसका? मैंने कोड क्रैक कर लिया है ईएसआई का। कोटिंग जाकिर खान की ओर, मैंने कोड क्रैक कर लिया है। तो उस कोड को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्रैकिंग कोड फॉर ईएसआई, आरबीआई और नाबार्ड के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन अगर अब तक नहीं की है तो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारा कंटेंट है विच इज क्वालिटी, और वो रेगुलरली आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल पे, ठीक है? तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस जो हमारे ऐप पे मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर लाइव क्लासेस, जहाँ पे ऑल द फैकल्टी मेंबर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ आपको आते हैं, डेली पढ़ाते हैं। मैं ईएसआई पढ़ाती हूँ, हमारे पास सारे रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो आप उसमें भी एनरोल इसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको कूपन कोड यूज करना होगा। कूपन कोड क्या है? Y754। मैं लिख देती हूँ ताकि आप भूले नहीं। Y754 इसमें एनरोल करोगे, बहुत अच्छा भारी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? चलो तो चलते हैं आज की कहानी पे। क्या है आज की कहानी आपके लिए? ईएसआई का कोड देने से पहले जरा ईएसआई की थोड़ी सी बात कर लूं। इफ यू आर न्यू हियर, नहीं पता है, थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ। आरबीआई ग्रेड बी में जो ईएसआई है उसकी वैल्यू आती है फेज 1 जीए में। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए आपको, ठीक है? तो फेज 1 जीए में और फेज 2 का ईएसआई का तो अलग से पेपर होता ही है। ऑन दी अदर हैंड नाबार्ड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। क्या इंपॉर्टेंस है? फेज 1 में ईएसआई आता है 40 मार्क्स का, जिसमें से मेजरली करंट अफेयर्स ड्रिवन है। फेज 2 में भी ईएसआई आता है पूरे 100 मार्क्स, ईएसआई और एआरडी का पेपर 100 मार्क्स का, जिसमें से 50 मार्क्स आपका ईएसआई है। तो ये ना अप्रॉक्सीमेट वेटेज है जो इन दोनों पेपर में है ईएसआई की। इसके बिना अगर आप सोच रहे थे कि कोई नहीं है, आई एम गुड इन करंट अफेयर्स, आई एम गुड इन फाइनेंस मैनेजमेंट, आई एम गुड इन एग्रीकल्चर, हो जाएगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, ठीक है? तो क्या करना, क्या है हमें करना? ये है, हमें ईएसआई को समझना है और फिर वो कैसे कवर करना है ये भी समझना है आज हमें। देखो, ईएसआई कैन बी इजिली डिवाइडेड इनटू द स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, ठीक है? उसी तरह ईएसआई को हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। मैं लिख क्यों रही हूँ, यहाँ पे लिखा तो हुआ है, देखो, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। तो इट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, इट इज नॉट ओनली सोशल इश्यूज, लेकिन दोनों आते हैं, जिसमें से सोशल इश्यूज की वेटेज करंट अफेयर्स की टर्म्स में ज्यादा है, इकोनॉमिक्स की स्टैटिक में ज्यादा है ना? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कितने मेंबर्स होते हैं, रेपो रेट क्या होता है, इस तरह की चीज़ें। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, प्रोग्राम्स लिए हैं, वो सब करंट में आता है और कहीं ना कहीं वो सोशल इश्यूज से रिलेट करता है, ठीक है? ये समझने के बाद आपको एक रूल मैं बताना चाहती हूँ, परेटो रूल कहते हैं इसे। काफ़ी फेमस है, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इस रूल को यूज़ करते हैं। वो ऐसा कहते हैं दैट 80% ऑफ योर रिजल्ट इज ड्रिवन फ्रॉम 20% ऑफ योर एफर्ट। तो 20% से ही आपका ज़्यादातर चीज़ें निकल रही हैं। वो ये रूल कैसे फिट हो रहा है यहाँ पे? रूल ऐसे फिट हो रहा है गाइस कि जो ये वाला स्टैटिक और करंट की डिवीजन है ना, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज की, 20% ही स्टैटिक आता है पेपर में, 80% करंट आता है। एंड व्हेन आई से दिस आई एम टॉकिंग अबाउट आरबीआई एज वेल एज नाबार्ड, ठीक है? तो स्टैटिक की वेटेज कम है, करंट अफेयर्स की वेटेज ज़्यादा है। इससे हमें ये पता चल गया कि स्टैटिक का जो सिलेबस है उसकी बहुत टेंशन नहीं लेनी है, पर करंट अफेयर्स की लेनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज में आता है। तो पहले स्टैटिक की बात कर लें, छोटू सा, उसकी बात पहले हो जाएगी। ये ना सिलेबस डिफाइन करके बताया हुआ है, डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है अच्छे से, आरबीआई ने भी नाबार्ड ने भी। और कमाल की बात क्या है ना, इट इज़ कॉमन फॉर आरबीआई एंड नाबार्ड। तो इफ़ यू डिड नॉट नो एंड यू आर थिंकिंग कि मुझे आरबीआई का पेपर देना है, आई वुड सजेस्ट यू नाबार्ड का भी जरूर देना, क्योंकि सिलेबस ऑफ ईएसआई इज एंटायरली सेम। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई यू आर 80% रेडी फॉर नाबार्ड, ठीक है? पर वो बात कभी और की, अभी वापस इस पे आते हैं। तो सिलेबस है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी आपके लिए, आई एम जस्ट शोइंग यू द चैप्टर्स, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन ट्रेंड्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल बैंकिंग, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, एजुकेशन, सोशल जस्टिस, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, करंट इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ये भी इन्होंने यहाँ बता रखा है। तो इतना बोल के छोड़ दिया, लेकिन हमारा 80% पेपर तो यही खा जाता है, ठीक है? एक चीज़ और है, थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये आरबीआई ने तो मेंशन किया हुआ है ईएसआई में, नाबार्ड ने मेंशन किया हुआ है ईएसआई में, आरबीआई ने नहीं किया। तो क्या हम इन्फ्लेशन नहीं पढ़ेंगे आरबीआई के लिए? ऐसा आप कैसे कर सकते हो? पढ़ना पड़ेगा। इन्फ्लेशन एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस आरबीआई में, लेकिन क्वेश्चन वो इकोनॉमिक्स में भी पूछ लेते हैं, है ना?
तो ट्रेंड्स जब इन्फ्लेशन के पूछते हैं तो इन्फ्लेशन एज अ कॉन्सेप्ट भी पढ़ना ही है, इसलिए हम दोनों में पढ़ते हैं। कंफ्यूज मत होना अगर ये चैप्टर आपको आरबीआई के ईएसआई सिलेबस में ना दिखे। लिखा हुआ है फाइनेंस में, पूछा जाता है ईएसआई में भी, ठीक है, सॉर्टेड है। अब आगे चलो, मैंने इतना सारा आपको सिलेबस दिखाया, अब मैं यहाँ पे भी आपको 80/20 रूल लगा के दिखाती हूँ इतने बड़े सिलेबस में। वो रूल कहता है आउट ऑफ इतने सारे चैप्टर्स देर आर फ्यू चैप्टर्स विच ड्राइव मोस्ट ऑफ द स्टैटिक पेपर। वो जो 20% स्टैटिक आ रहा है ना, उसमें से भी कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनमें से ज़्यादातर पेपर आ रहा है। तो वो क्या है, ये चैप्टर्स हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव मतलब टिक वाले क्वेश्चंस जो आपके फेज 1 में नाबार्ड में आते हैं, आरबीआई में तो करंट अफेयर्स आता है जीए में, और फिर फेज 2 में भी आधा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। तो पैटर्न सेम है आरबीआई नाबार्ड का। ये वाले चैप्टर्स हैं, इनको नोट कर लो, जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ विच इंक्लूड्स योर नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी एक्सेट्रा। ह्यूमन डेवलपमेंट भी आ जाएगा उसमें। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। यही वो चैप्टर्स हैं जिनमें से ज्यादातर पेपर आता है, ठीक है। तो मैम मैं सारे चैप्टर्स बाकी छोड़ दूं, सिर्फ इतने कवर करके चले जाऊं? नो, यू कैन नॉट डू दैट। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेपर निकालना है हमें, सिलेबस नहीं कवर करना बस कि हाँ मैंने तो वो पढ़ लिया। कोई ऐसा नहीं है ना यूनिवर्सिटी एग्जाम के पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यार बता दो हम कर लें। नो, आप बाकी चैप्टर्स भी पढ़ोगे, लेकिन यू विल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू दीज चैप्टर्स। यू कैन नॉट डू दिस कि मैंने तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बस पढ़ लिए थे, वैसा नहीं, लेकिन ज़्यादा ऑफकोर्स रेलेवेंस इन्हीं चैप्टर्स की होगी। अभी अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, पेपर तो डिस्क्रिप्टिव भी है, उसमें भी गाइस ये सेम कहानी है, सेम कहानी है। वही चैप्टर्स जो आपके ऑब्जेक्टिव में रेलेवेंट है वही डिस्क्रिप्टिव में भी रेलेवेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं करंट की। हमने कर ली अच्छे से बात स्टैटिक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं नाबार्ड का, चाहे वो फेज 1 हो, आरबीआई का फेज 2 हो, ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो। फ्यू चैप्टर्स आर देयर जिनको आप ज़्यादा रेलेवेंस दोगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, वाइल अदर चैप्टर्स को आप सिर्फ रीड करके जाओगे, ठीक है। करंट अफेयर्स समझना, करंट अफेयर्स ना एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एक ऐसे ब्रिक रख दी और वो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स एक काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर है जो मिलके बनाया गया है, जिसको करंट कहा जाता है। अगर वो नहीं समझोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो करंट अफेयर्स में आती हैं आपकी रिपोर्ट्स, इंडाइसेस भी होंगी, स्कीम्स, उसके अलावा भी जो करंट अफेयर्स होते हैं लाइक करंट इवेंट्स या डेवलपमेंट्स कह सकते हैं, वो हो सकते हैं। यूनियन बजट हो सकता है, इकोनॉमिक सर्वे हो सकता है नहीं है एक्चुअली, ये अलग से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिलेबस में भी मेंशन कर दिया है आरबीआई ने, ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं जो रेड में है इसकी, रिपोर्ट्स की कैसे कवर करनी है। देखो, रिपोर्ट्स दैट आर रिलेटेड टू योर सिलेबस वो आपने अच्छे से कवर करनी है। तो सिलेबस में कुछ ऐसी, सिलेबस भी क्या आपके लिए वैसे क्या इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट अगर आप देखो, एजुकेशन का स्टेटस क्या है, हेल्थ का स्टेटस कितना है, खाना वाना मिल रहा है लोगों को, जॉब मिल रही है क्या, सोशल जस्टिस हो रहा है क्या, ग्रो कर रही है क्या कंट्री, तो वही वाले सारी चीज़ें आपकी रिपोर्ट्स की सिलेबस से रिलेट करती हैं, ठीक है। रटो मत, सिर्फ समझो, अपने आप पता लग जाएगा न्यूज़पेपर खोल के ये रिपोर्ट रेलेवेंट है मेरे लिए, अगर इन चीज़ों को टच कर रही है, सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है, तो वो रिपोर्ट्स कवर करनी है आपने। रिपोर्ट्स जो रिलीज की गई है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, अब जैसे जेंडर इश्यूज़ पे तो यार मैं भी एक रिपोर्ट निकाल के बैठ जाऊँ और मैं जाके पब्लिशर से बात करके टाइम्स ऑफ इंडिया में रिलीज कर दूँ, वो पेपर में आ जाएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। पेपर में कौन सी रिपोर्ट आएगी? विच हैव बीन रिलीज्ड बाय रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरबीआई, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एडीबी, एनडीबी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारी रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स जो इन्होंने निकाली हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टाइमलाइन कितना रहता है इसका? 9 months to 1 year। इतनी रिपोर्ट्स आपको कवर करनी रहती हैं, ठीक है। रिपोर्ट में से क्या कवर करना है? समरी ऑफ द रिपोर्ट्स आपको लेके जानी है, जैसे कि हु रिलीज द रिपोर्ट, व्हाट आर द मेजर फाइंडिंग्स, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया, व्हाट इज द टॉप रैंकिंग नेशंस, इन्हीं पे क्वेश्चंस आता है। रिकमेंडेशंस क्या है उस रिपोर्ट की, ये सब आपने रिपोर्ट में कवर करना है। समझ आ गया जी? क्लियर हो गया इतना अच्छे से? आगे चलते हैं। स्कीम्स पे। स्कीम्स जो अब आप कवर करोगे, अगेन 9 months की करोगे, 1 year तक भी जा सकते हो। सिलेबस वही वाला, जो रिपोर्ट्स आइडेंटिफाई करनी आ गई तो स्कीम्स भी आइडेंटिफाई करनी आ गई। पूछना क्या है रिपोर्ट्स में उन्होंने? ये स्कीम्स में मिनिस्ट्री, लॉन्च ईयर, फंडिंग, budget allocation, objectives, who is the beneficiary, what are the current developments related to the scheme. So these are the things that you need to cover in schemes. ये है जब आप पूछते रहते हो कि पता नहीं वो क्या पूछ लेंगे, this is what they ask, these are the questions exact, आप देखोगे इन्हीं पे बेस्ड होते हैं आपके questions, ठीक है।
तो एक चीज और है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी डाले हैं, आई विल गो दैट साइड ताकि आप अच्छे से देख पाओ। Which among the following statements are correct about the PM Swanidhi scheme? फिर consider the following statements about प्रधानमंत्री जन धन योजना, फिर स्माइल स्कीम पे। तो वही क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं इन्हीं से ड्राइव हो रहे हैं। तो ये अच्छे से पढ़ जाओगे, आपका पेपर डन है। डोंट वरी के क्या आएगा क्या नहीं आएगा, समझो, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, बजट एंड सर्वे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर गवर्नमेंट, हर साल निकालती है गवर्नमेंट। समरी पढ़िए जी PIB से और PRS से। मैम समरी तो बड़ी होगी है, हाँ बड़ी होती है समरी, लेकिन रिपोर्ट देखिए कितनी बड़ी होती है बजट की या सर्वे की। इतनी बड़ी बड़ी बल्कि रिपोर्ट्स हैं, वो नहीं पढ़नी ना आपको, तो सिर्फ समरी पढ़नी है 2 पेज की 2.5 पेज की। हाँ उसमें से सब कुछ याद करना है, ऑल द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सेपरेट थिंग, पर करना तो पड़ेगा, ठीक है। समरी देखो, थोड़े स्मार्ट बनो, यूट्यूब वीडियोज फाइंड करो जिन्होंने पढ़ा रखा है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं ना, हम लोग भी पढ़ाते हैं और लोग भी, आप देखो उनके वीडियोज़ और उन सब से अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ और फिर रिवीजन करो। व्हाई एम आई सेइंग दिस, वैसे तो आपको रिपोर्ट, स्कीम्स, करंट अफेयर्स इन सब में ये करना चाहिए, सो दैट जब आप लिखते हो आसान हो जाता है उसको रिवाइज करना। एक तो माइंड पे इंप्रेशन चला गया कि लिखा है तो इंपॉर्टेंट है, फिर उसको रिवाइज करना मुश्किल नहीं लगेगा, इजीली रिवाइज कर पाओगे। और रिवाइज नहीं करोगे तो पेपर नहीं निकलेगा, मैं बता रही हूँ, सिर्फ पढ़ के चले जाओगे पेपर नहीं होगा आपसे, ठीक है। अब लास्ट में बताती हूँ करंट अफेयर्स की कहानी। गाइस जो भी न्यूज़ है, जो स्कीम नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, बजट से रिलेटेड नहीं है, सर्विस रिलेटेड नहीं है, वो बच गया करंट अफेयर्स। इसको मैं कहती हूँ 6 मंथ्स का करो, 9 मंथ्स में ना बहुत न्यूज़ आ जाती हैं, तो इतनी करनी नहीं है हमने करनी है मोस्ट रेलिवेंट वंस। जैसे कि जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है, नीति आयोग ने हैकेथॉन लॉन्च कर दिया है, कोई बात हो रही है व्हाट इज़ द GDP फॉरकास्ट फॉर इंडिया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपके करंट अफेयर्स में आती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स की कहानी। ESI का हमने स्टैटिक देख लिया, करंट अफेयर्स देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ ESI का करंट अफेयर्स में डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ये सब ऑब्जेक्टिव में तो काम आ ही रहा है, डिस्क्रिप्टिव में कैसे काम आ रहा है। ये जो भी आप पढ़ रहे हो, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी योर फॉडर मटीरियल फॉर राइटिंग आंसर्स। फॉडर क्या होता है, फॉडर होता है इंग्रेडिएंट्स फॉर कुकिंग फूड। फॉर एग्जाम्पल सबकी खिचड़ी पका के खाना बना दिया आपने, ये सारी चीज़ें आपके आंसर्स बनाने में काम करेंगी, चाहे वो स्टैटिक क्वेश्चन हो, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन भी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में एनालाइज करना है आपको, उसकी हिस्ट्री बताओगे, कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स बताओगे, लेकिन अभी के लेटेस्ट रिकमेंडेशंस क्या हैं, अभी कितने मेंबर्स हैं, इस तरह की चीज़ें भी तो बताओगे ना। एजुकेशन स्टेटस पे इंडिया के क्वेश्चन आ गया है, तो आप बताओगे ना कि इंडिया का एजुकेशन स्टेटस क्या चल रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कितना रैंक है इंडिया का, क्या उसमें एजुकेशन स्टेटस है, स्कीम क्या गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखी है, तो वो सब फॉडर है। वो फॉडर बनेगा कैसे, ऑल द रेलेवेंट कंटेंट जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे रिपोर्ट पढ़ रहे हो, स्कीम पढ़ रहे हो, उसको कैसे डिवाइड करो, टॉपिक वाइज। टॉपिक कौन से, वही सिलेबस से उठाए हुए, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं, सोशल जस्टिस, SC ST वाले जो वल्नरेबल सेक्शन के लिए होते हैं, ऐसे डिवाइड कर लो, और जो भी रिपोर्ट आई SC ST से रिलेटेड वहाँ डाल दी, स्कीम वहाँ डाल दी, करंट अफेयर वहाँ डाल दिया, तो टॉपिक वाइज आपके पास फॉर्डर प्रिपेयर हो गया। दिस इज हाउ स्मार्टली यू कैन यूज द सेम कंटेंट दैट यू आर यूजिंग फॉर ऑब्जेक्टिव पार्ट इन योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑल्सो। एंड ट्रस्ट मी, जब आंसर लिखोगे, इनको यूज करोगे, बहुत मजा आएगा आपको लिखने में, एग्जामिनर को पढ़ने में, और नंबर मिलेंगे। देखना आपको, ये वो कोड है एक्चुअली जो आपको यूज करना है। अगर नहीं यूज करते हो ना, मिलता ही नहीं है, याद ही नहीं रहता लिखना क्या था, और नंबर उसी को मिलेंगे जो अच्छी चीजें लिखेगा, ठीक है। तो ये तो मैम आपने मुझे सारा कुछ बता दिया, ऑब्जेक्टिव का, स्टैटिक का, डिस्क्रिप्टिव का, लेकिन ये क्या है, ये कौन से पेपर में आता है, ESI 24/7, कुछ नया लग रहा है, सरप्राइज लग रहे हो थोड़े से, है ना गाइज। ESI 24/7 बाय अड्डा 24/7 एक इनिशिएटिव है टू केटर टू ऑल योर ESI नीड्स। कैसे, ESI का स्टैटिक हो, करंट हो, डिस्क्रिप्टिव हो, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं आपके लिए। एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मैं वो सीरीज आपके लिए लेकर आ रही हूँ जिसका नाम रखा है ESI 24/7। इसमें हम कवर करेंगे ESI के स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पिछले 6 से 9 महीने के पेपर के लिए, MCQs कवर करेंगे हम, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और डेली 8 बजे से आपको मैं मिलने वाली हूं इस लेक्चर में। कब से स्टार्ट हो रहा है ये, 10th of April। मार्क कर लो, जो कहानी मैं पूरे लेक्चर में गाती आई हूं ना, मैं पूरा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी, आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे आई कैन कवर एवरीथिंग फॉर यू, नॉट मी। आप मेरे साथ रहोगे ऑब्वियसली, लेकिन आपकी लाइफ इजी बनाने के लिए, ठीक है।
तो ये था आज का सरप्राइज जो मैं आपको देना चाहती थी। अभी आपको मैं मिलूंगी बहुत जल्दी। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। बात करते हैं, बात मजा आएगा। आप लिखो, मैं रिप्लाई करूंगी। आपके क्या व्यूज हैं इस ESI 24/7 को लेके वो भी मुझे बताओ। इफ यू आर एक्साइटेड एंड रियली वांट मी टू कम, क्योंकि देखो आप लोग आओगे तभी ये सीरीज आएगी। अगर आप एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट में लिख के दिखाओ, वी वांट ESI 24/7। कमेंट्स आएंगे तभी आएगी ये सीरीज, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई रियली विश टू सी यू वेरी वेरी सून। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।